अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर वक़ाल तआला ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुन्तुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। कुरान मजीद की चंद आयात तिलावत की हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला सही तरह से बात कहने की, सुनने की, समझने की और फिर हम सबको अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। दुनिया में मुख्तलिफ ज़मानों में मुख्तलिफ बुत रहे हैं जो इंसान को अल्लाह से गाफिल करते हैं। हर दौर का बुत दूसरे बुत से अलग होता है। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अपनी कौम को दावत दी तो 5 बड़े बड़े बुत थे जिनको वो लोग पूजा करते थे। वद, सुवा, यगूस, यऊक, नसर। ला तज़रुन्न वद्दन वला सुवाअन वला यगूस व यऊक व नसरा। देखो, इंसान की तबीयत यह है कि जब वो खाली जहन होता है तो उसमें कुछ भी डाल दिया जाए वो उसको फॉलो करना शुरू कर देता है। खाली कागज पे आप कुछ भी लिखो, लिखा जाएगा उसके ऊपर। लेकिन अगर एक कागज पे पहले से ही बहुत कुछ लिखा हुआ है तो पहले उस लिखे हुए को मिटाना पड़ेगा आपको, रबड़ के जरिए, किसी भी चीज के जरिए। उस लिखे हुए के होते हुए दूसरी चीज उसमें नहीं आ सकती। सफा भरा हुआ है, जगह ही नहीं है उसमें, या जगह है लेकिन बहुत थोड़ी जगह है, दाएं बाएं आप उसमें हाशिए चढ़ा रहे हो, तो अक्लमंद लोग क्या करेंगे? उस खाली सफ़े पे लिखने के लिए पहले कोशिश करेंगे, अगर इसी सफ़े पे लिखना है या तो इसको फाड़ के फेंक देंगे, दूसरा सफ़ा, दूसरा पेज इस्तेमाल करेंगे। और अगर इसी पेज पे लिखना है तो पहले इसकी लिखाई को मिटाना पड़ेगा। बिल्कुल यही हाल इंसान का है। इंसान के दिल में मुख्तलिफ नजरियात, मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट, मुख्तलिफ अकीदे इतने सारे जमा हो जाते हैं कि जब भी पैगंबर दुनिया में आते हैं पहले वो उन बातिल अकीदों को निकालते हैं, बातिल मोहब्बतों को निकालते हैं। जब तक बातिल की मोहब्बत नहीं निकलती, हक की मोहब्बत दिल में नहीं आती है। मुझे आप एक बात बताओ, आपने गटर में इतर डाल दिया, गटर का ढक्कन खोला आपने, उसमें खुशबू पैदा करने के लिए स्प्रे छिड़क दिया आपने बहुत सारे, तो ये परले दर्जे की हमाकत होगी कि नहीं होगी? क्या ख्याल है भाई? भाई उस गटर में या तो इतना गंदा हो चुका है कि अब उसको छोड़ दो, कोई दूसरी जगह पे खुशबू पैदा करो। और अगर इसी में खुशबू पैदा करनी है तो पहले इसको साफ करना पड़ेगा, सारा गंद निकाल के इसकी दीवारों को तेजाब से धोना पड़ेगा। और जो गटर लाइन का कनेक्शन आ रहा है ना, जहां से गटरें लाइनें आके इस बड़े गटर में गिर रही हैं, उन लाइनों को भी डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, वरना आप साफ करते जाएंगे और लाइनें फिर दोबारा गटर आते जाएंगे, गटर लाइनें उसमें गिरती जाएंगी। तो उन लाइनों को भी डिस्कनेक्ट करना है और इसकी भी धुलाई करनी है। उसके बाद जाके आप इसको किसी काबिल बना सकते हो, इसमें फूल डाल सकते हो, इसमें खुशबू छिड़क सकते हो। अल्लाह करे ये बात हमारे दिमागों में आ जाए कि भाई इंसानों के दिल में भी या तो खुशबू होगी या गटर होंगे, इंसान एक हालत में नहीं रहता। बार बार मैं बयान में एक चीज कहता हूं, इंसान की रूहानी जिंदगी के 2 पार्ट हैं। इंसान की जिंदगी के 2 पार्ट हैं।
एक है उसकी बॉडी और एक है उसकी रूह। अंदर का जो इंसान है उसको रूह कहा जाता है। डॉक्टर का टॉपिक अंदर का इंसान नहीं है, वो बाहर का इंसान है। आप कह सकते हो नहीं किडनी स्पेशलिस्ट भी तो होते हैं, वो अंदर का होता है। भाई वो भी बाहर ही है, तो किडनी ना नजर आ रहा है, बाहर से मेरी मुराद जो नजर आ रहा है। मेडिकल साइंस का टॉपिक बाहर का इंसान है। अंबिया का टॉपिक क्या है? बाहर का इंसान नहीं है। पैगंबरों का टॉपिक अंदर का इंसान। अंदर की चीजें नजर नहीं आती। आपके दिल में हसद, बुग़्ज़, कीना, लालच, मुर्दार पे मर रहे हो तो ये गंदा इंसान है। देखो किसी को इश्क हो गया किसी हसीना से, किसी और को इश्क हुआ, कोई कचरे के ढेर पे लाश पड़ी हुई थी, उस लाश पे आशिक हो गया, तो आप क्या कहोगे? जो लाश पे आशिक हुआ है, मुर्दार पे आशिक हुआ है, उसको आप क्या कहोगे? तेरा ज़ौक़े नजर बुलंद नहीं है, यही कहोगे ना? यार तुम्हारा जो, इसको एक बड़ा अच्छा लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल होता है, यानी तुम्हारा एक बड़ा अच्छा लफ्ज इस्तेमाल होता है आजकल मार्केट में चल रहा है, यार नहीं रहा दिमाग में। ज़ौक़े नजर बुलंद तो इधर गाड़ी उर्दू हो गई ना। इतना बुलंद ज़ौक़े नजर होता कि इतनी अच्छी उर्दू समझ में आ रही होती तो फिर ऐसी हरकतें हो क्यों रही है? अरे ये क्या जुल्म कर रहा है कि मरने वालों पे मर रहा है। जो दम हसीनों का भर रहा है बुलंद ज़ौक़े नजर नहीं है। जो मरने वालों पे मरता है उसका ज़ौक़े नजर बुलंद नहीं होता। तो कोई लाश पे मर रहा है कि यार कितनी खूबसूरत, आशिक हो गया मैं, काश जिंदा हो जाए मैं इससे शादी कर लूं। लोग क्या कहेंगे? भाई ये मरा हुआ है, इससे तो घिन आती है इंसान को, लाश है। आपने देखा होगा ना, एक वीडियो वायरल हुई थी कि मुर्दा लाशों के साथ बदकारी करता है एक आदमी, अल्लाह बचाए, ये बोलते हुए भी अजीब सा लग रहा है। तो कितनी घिन आई ना उस आदमी से। अगर वो आप में से किसी के पास आके बैठ जाए, आप जगह चेंज कर लोगे कि यार इस कदर ठरकी, इतना गंदा, इतना पलीद आदमी कि कब्रों में घुस के अपनी ख्वाहिश पूरी करता है। ऐसे गलीज और ऐसे गंदे आदमी से इंसान को घिन आती है। ऐसे भी केसेस आते हैं कि छापा मारा घर में और मुर्दा लाशों के गोश्त मिले। ऐसे भी लोग हैं, गोश्त खाते हैं, कब्रिस्तान में मुर्दा दफनाया। अब मेरा ये बयान सुन के खाना ना शुरू कर दें कुछ लोग, ये भी डर होता है। बुराई का तबसरे से बुराई फैलती है। तो आपने सुना होगा, गए कब्रों में घुस के मुर्दा लाशें निकाली, घर में लाके रखी हुई हैं, पका के खा रहे हैं। छापे पड़े हैं ना, देखा है लोगों ने। मेरा ख्याल है वो इकरारुल हसन है ना, उसने दिखाया था या किसने दिखाया था। अब आपका क्या ख्याल है? आपको ऐसे लोगों से घिन आएगी कि नहीं आएगी? बोलो। अच्छा, उसको खुद को घिन आ रही थी इस अमल से? अल्लाह करे जो बात मैं खोपड़ी में उतारना चाह रहा हूं ना, वो उतर जाए। टेक्निकल चीजें होती हैं कुछ, उनको समझाने के लिए टेक्निकल स्टाइल से अगर समझाई जाए तो वो समझ में आ जाती है। देखो मेरे भाई, जो ये गंदी, ये जो लाशें खा रहा था, कीड़ों वाली लाशें, उसको अपने इस अमल से घिन आ रही थी? है नहीं आ रही थी ना, तभी तो खा रहा था। घिन आ रही होती क्यों खा रहा होता? लेकिन आपका क्या ख्याल है, अगर वो ये कहता है मुझे तो घिन नहीं आ रही, तो आप उसकी इस दलील को मान लोगे कि तुम बहुत नेक, शरीफ, अच्छे इंसान हो, पाक साफ इंसान हो, क्योंकि तुम्हें घिन नहीं आ रही तो खा लो। भाई हमें आ रही, हम नहीं खा रहे। पर्सनल मामला है हर आदमी का, इसमें आजाद है इंसान। किसी को किसी काम से घिन आती है, किसी को किसी काम से घिन नहीं आती। तो ये कल्चर का डिफरेंस है। गोरा ना इसी तरह स्टाइल मारता है, जब उसको बोलो ना कमबख्तो तुम लौंडेबाजी तुमने सोसाइटी में आम कर दी है, बगैर तो हर आदमी तुम में जिना करता है, और बाप को माँ को तुम ओल्ड हाउस में जमा कराते हो, कमबख्तों। कि नहीं, हर आदमी का जो है ना इंडिविजुअल लाइफ होती है, पर्सनल कल्चर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि मुर्दा खाने के कल्चर अगर बढ़ जाए, अगर वो इकरारुल हसन छापा ना पड़वाता, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, और पता चला आधा शहर मुर्दे खाने लगता, तो ये तो कल्चर का हिस्सा बन जाता। क्या ख्याल है? शुरू में घिन आती है ऐसी हरकतों से, 4-6 बोटियां कबाब खाने के बाद इंसान क्या हो जाता है? यूज्ड टू।
ये जो चाइना में और बाज मुल्कों में, चाइना में भी सब नहीं करते, बाज मुल्कों में जो कॉकरोच भी खाए जा रहे हैं, छिपकलियां भी खाई जा रही हैं, बंदर भी खाए जा रहे हैं, कुत्ते तो खाए ही जाते हैं, वीडियोस पड़ी हुई हैं। जिंदा बंदर का मगज खाया जाता है। पहले मैं इसको गलत समझता था कि लोग बताते थे कि बाज मुल्कों में जिंदा बंदर को पकड़ के मेज के अंदर फिट किया जाता है, जिंदा, वो तड़प रहा होता है, चीख रहा होता है, उस पर तरस भी नहीं आता किसी को, ऐसे सख्त दिल, और फिर एक ब्लेड से उसके सर को काटा जाता है, खोपड़ी को, फड़कता हुआ उसका भेजा होता है मगज, और उस मगज को 2-3 बंदे मिलके खा रहे हो, वो तड़प रहा होता है, चीख रहा होता है। मैं समझता था किसी ने फेंकी है, लेकिन ये हकीकत है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो आपका क्या ख्याल है, ये कैसे हुआ? क्या इंसान हमेशा से ये सब कुछ खाता आ रहा है? नहीं, हमेशा से नहीं खाता आ रहा। बात से बात निकलती है, क्या करें यार, टॉपिक को पकड़ के रखना है, टॉपिक चेंज ना हो जाए। लेकिन जो बात से बीच में पॉइंट निकलता है ना, वो पॉइंट अगर मैं उस वक्त छोड़ दूं तो फिर बाद में वो पॉइंट आता नहीं है। आजकल ना ये जो हमारे डॉक्टर लोग हैं, ये एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, और साइंसदान लोग हैं, ये पता है क्या कर रहे होते हैं? कदीम इंसान को कैसे दिखा रहे होते हैं? जंगली। कदीम इंसान कैसा दिखाते हैं? जंगल का, पत्ते बांधे हुए हैं और शिकार कर रहा है, ये कदीम इंसान दिखाया है। हिस्ट्री बिल्कुल इसके अगेंस्ट है। तारीख बताती है कदीम इंसान ऐसा नहीं था। कदीम इंसान मुहज्जब था। ये ना डार्विन की थ्योरी को दुरुस्त साबित करने के लिए कुछ झूठ बोले जाते हैं। डार्विन की थ्योरी को दुरुस्त साबित करने के लिए कुछ झूठ बोले जाते हैं। आप जितना कदीम जाओगे ना, आपको इंसानों में तहजीब ज्यादा नजर आएगी, और जितना फ्यूचर की तरफ जाओगे, तहजीब, तरक्की बढ़ेगी, तहजीब खत्म होगी। माजी में जाओगे, तरक्की कम हो रही है, तहजीब बढ़ रही है। जंगली लोगों में तहजीब नहीं होती। और फ्यूचर की तरफ जाओगे, तरक्की बढ़ रही है, लेकिन तहजीब क्या हो रही है? हाय हाय हाय, अल्लाह करे बात समझ में आ जाए। देखो, आपने साइंस की किताबों में पढ़ा होगा, या डॉक्यूमेंट्री जब आप देखते हैं, डॉक्टर लोग कहते हैं हमें गोश्त खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए? देखते हैं पुराने जमाने में जंगली लोग क्या करते थे, शिकार करके ऐसे गाय का शिकार और वगैरह वगैरह, हिरन का शिकार करते थे, ये गोश्त खाते थे। तो पुराने जमाने का तस्वुर क्या आएगा कि हमारे बाप दादे जंगली थे, यही आएगा ना, क्योंकि उन्होंने उसको जोड़ना है बंदर से। वो बंदर तो जंगलों में रहता है, कोई मुहज्जब थोड़ी होता है। तो बंदर से जब आप, या चिंपैंजी से जब आप अपना नस्ब साबित करोगे, तो माजी में आपको इंसान को कपड़े लेस भी करना है, और उसकी खुराक का भी तरीका ये दिखाना है कि वो इस तरह से जंगलों में भागा करता था। और जंगल से हमें कोई वो नहीं है, जंगलों में रहते होंगे इंसान, लेकिन ये साबित करना कि गैर मुहज्जब था इंसान। क्या था? गैर मुहज्जब, तहजीब नहीं थी उसमें। लेकिन जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, हिस्ट्री बिल्कुल इसके अगेंस्ट है। हिस्ट्री ये बताती है कि माजी में तहजीब ज्यादा थी। देखो, 3 बड़ी कौमें दुनिया में आज भी जिनका वजूद है, यहूदी, ईसाई और मुस्लिम, इन सब का माजी हाल से ज्यादा अच्छा था। दुनिया में अक्सरियत किनकी है? 3 बड़े मज़ाहिब हैं, जिनको मिलाया जाए तो बहुत बड़ी आबादी बनती है इनकी। सबसे ज्यादा क्रिश्चियनिटी, उसके बाद मुंह से बोल लेना मुसलमान, उसके बाद आसमानी मज़ाहिब में यहूदी। जितना पास में जाएंगे, मुसलमानों के पास में जाएंगे, मुसलमानों में तहजीब ज्यादा नजर आएगी। आप असलाफ के वाकयात उठा के पढ़े, आदमी हैरान हो जाता है, क्या ये कैसे हीरे लोग थे। पूरे पूरे मुल्क इनकी ईमानदारियों को देख के मुसलमान हो गए, इनकी कुर्बानियों के जज्बे। फिर ईसाइयत की तरफ जाएं आप, क्रिश्चियनिटी की तरफ, जो माजी में आपको हजरत ईसा और उनके बाद वाले लोग इंसानियत के अखलाकियात के सबसे आला मयार पर आपको मिलेंगे। अखलाकियात के सबसे, बोलो, आला मयार। आप हिस्ट्री पढ़ें। फिर यहूदियत में अगर आप कदीम यहूदी की तरफ जाएं, उससे पहले भी अगर हम जाते हैं, मैं एक मिसाल आपको देता हूं जिससे बात समझ में आए। मेरी कोशिश होती है कि बहस को पेचीदा करने के बजाय ना 2 और 2 4 की तरह कुछ ऐसे सबूत दिए जाए जिसका किसी के पास कोई जवाब ही ना हो। ज्यादा लंबी चौड़ी तकरीर करूंगा
तो बात समझ में नहीं आएगी। देखो पूरी दुनिया में निकाह का रिवाज, शादी ब्याह का रिवाज बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बोलो, बढ़ रहा है या कम हो रहा है? कम हो रहा है। क्या ख्याल है? हालांकि हम ये कह रहे हैं इंसान तहजीब याफ्ता हो रहा है भाई। पहले जंगली था। क्या जंगली कौमों में, क्या बंदरों की नस्लों में शादी ब्याह का रिवाज हो सकता है? निकाह पे लाने के लिए ना, निकाह पे लाने के लिए कि निकाह के साथ रहो और खानदानी निजाम को लेके चलो, इसके लिए इतनी पावरफुल मोटिवेशन चाहिए, इतनी पावरफुल मोटिवेशन चाहिए कि ये मोटिवेशन हुकूमत के बस में भी नहीं है। यानी अगर लाखों लोग मिलके एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस करें, उसके लिए वो मेज भी बहुत बड़ी होगी। गोल मेज कॉन्फ्रेंस तो एक मशहूर हो गई ना, यानी एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस करें लाखों लोग मिलके कि हमने जिना नहीं करना, हमने फैमिली सिस्टम को प्रोमोट करना है, किसी मर्द को किसी औरत से रिलेशन की इजाजत नहीं है उसकी रिजा के बावजूद भी। आपका क्या ख्याल है, सब इस पे एग्री हो जाएंगे? जिन नौजवानों को जब ठरक सवार होगी खोपड़ी में, या किसी औरत के खोपड़ी में ठरक जब सवार होगी, तो वो निकाह का इंतजार नहीं करेगी, वो मिलेंगे। तो अब मुझे एक बात बताइए कि माजी में अगर ऐसा हुआ कि चंद लाख लोग मिल गए, उन्होंने कहा कि हम फैमिली सिस्टम को प्रमोट करेंगे, निकाह को रिवाज देंगे हम, और उस रिवाज देने के लिए हम कानून साजी भी करेंगे। कोई एक उनका खलीफा बन गया, बादशाह बन गया, जैसे कि ताकतवर पहले बादशाह बन जाया करता था, और उसने ये निजाम चला दिया। आज की हुकूमतें कितनी पावरफुल हैं, वो इस सिस्टम को, मैरिज सिस्टम को प्रमोट करने की पूरी कोशिश के बावजूद नाकाम हो गई हैं। तलाकों पर पाबंदियां लगा दी, अमेरिका कनाडा में हो तलाक दो आधी जायदाद, यूके में बहुत कुछ करके देख लिया, फिर भी रिजल्ट तकरीबन जीरो। तकरीबन भी मैंने एहतियातन लगा दिया, वरना जीरो है। अगर कोई कर रहा है तो अपने तौर पे कर रहा है, हुकूमत के दबाव में नहीं कर रहा। वो कोई निकाह कर रहा है ना, तो वो अपने तौर पे कर रहा है। अब सवाल पैदा होता है कि माजी में हम चले जा रहे हैं, आप वीडियोस में तस्वीरों में दिखाते हो इंसान जंगली थे, ये जंगली कब जमा हुए और इन्होंने सोसाइटी में शादी ब्याह के रिवाज को फरोग दिया? ये कब जंगलियों का इज्तिमा हुआ था? जंगलियों में ऐसा इज्तिमा नहीं होता। जबकि हम रियलिटी क्या है कि जितना माजी की तरफ जाएंगे, पास्ट की तरफ जाएंगे, फैमिली सिस्टम कमजोर होने के बजाय मजबूत होता नजर आएगा। भाई ये पैगंबरों की मोटिवेशन के बगैर मुमकिन नहीं है। समझते हो कि नहीं समझते हो? इंसान का माजी पैगंबरों से जाके मिलता है, बंदरों से नहीं मिलता। जिस साइंस की किताब में पढ़ो माजी में दिखाते हैं, जो डॉक्टर तहकीक पेश कर रहा है, कोई कहता है सेब खाया करो, फल, क्योंकि हम जंगलों में रहते थे बंदरों के साथ, और हम क्या खाया करते थे? सेब खाते थे और फल खाते थे, लिहाजा असल हम वेजिटेरियन हैं। कोई कहता है नहीं, हम शिकार करके गोश्त खाते थे, लिहाजा हम गोश्त खो रहे हैं। ये तहकीक एक अलग चीज है कि गोश्त खाना चाहिए, सब्जी खानी चाहिए, तो डॉक्टरों का काम है। लेकिन कमबख्त दलील में सब इंसान को जंगल का जानवर दिखा रहे होते हैं। तो हमारे भाई ये जंगल वंगल होता ना, तो ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले, मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले दुनिया में सबसे ज्यादा ना होते। हाँ, आप कह सकते हैं आज भी तो जंगल के इंसान को आप देखो जाके, वो पत्ते बांध के रहता है और जंगलियों की तरह रहता है। आज भी तो देखो, तो ये कौन सी, ये कदीम इंसान है? ना ना ना, ये जदीद इंसान है। कैसे जदीद है? ये वो लोग हैं जो इंसानों का जो सेटअप आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम से चला आ रहा था, उस सेटअप से कट गए। जब कट गए तो तहजीब से दूर हो गए। इंसान जो इंसानों से कटता है वो तहजीब से दूर होता है, जो इंसानों में रहता है वो मुहज्जब होता है। तो ये वो लोग हैं जो इंसानों से कटे हैं। कैसे? पहले जमाने में जंगें हुआ करती थी, जुल्म हुआ करते थे, तो कुछ लोग भाग जाया करते थे, जंगलों में निकल गए। या ऐसा बहुत हुआ है कि आप समंदरी सफर कर रहे हैं, जहाज लेके आपको किसी ऐसे गुमनाम जजीरे में चला गया कि अब आपके लिए ना वहां से आना मुमकिन और ना किसी तरीके से जिंदगी बचाना मुमकिन। तो ये लोग पैगंबरों की तालीमात से दूर हो गए। जब दूर हुए,
तो फिर इन्होंने आहिस्ता तहजीब खत्म, तालीम खत्म, तो आहिस्ता आहिस्ता इनकी जिंदगियों में जंगलीपन आना शुरू हो गया। तो ये इंसानों से कटे हुए लोग हैं, ये वो नहीं है जो हमारे असल बाप दादा थे। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? जब भी इंसान इंसानों से कटेगा, तालीम और तरबियत से दूर हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो दुनिया को एक बेवकूफ बनाया जाता है। वरना कैसे मुमकिन है भाई, जितना माजी में जाओगे। अब मैं आपको उस मिसाल की तरफ आता हूं, चाइना वालों की। कुत्ते बिल्ले खाते हैं, क्या हमेशा से खाते हैं? ना, आप चाइना की हिस्ट्री उठा के पढ़े, ये हमेशा से नहीं खाते, हमेशा से नहीं खाते। पहले ये भी वही खाते थे जो हम खाते हैं। यूरोप की हिस्ट्री आप उठा के देखें, ये खिंजीर खाते हैं, क्या हमेशा से खाते आ रहे हैं? ना ना ना, उनकी हिस्ट्री बताती है हमेशा से नहीं खाते आ रहे। जब जंगों में बदहाली हुई है, कहत पड़ा है, भूखे मरने लगे हैं लोग, तो जान बचाने के लिए अटरम शटरम खाना शुरू किया। शुरू में ये जरूरत थी, बाद में कल्चर का हिस्सा बन गई। समझते हो कि नहीं समझते? लेकिन आप इन कौमों की हिस्ट्री जितना माजी की तरफ जाएंगे, खुराक में भी तहजीब नजर आएगी आपको। कुत्ते बिल्ले नजर, इंसानों ने कुत्ते बिल्ले माजी में नहीं खाए हैं। खुद ये इसकी अलामत है भाई। तब इंसानों का शजरा पैगंबरों से जाके मिलता है कि उन्होंने इंसानों को बताया क्या खाना है क्या नहीं खाना। वरना अगर बच्चे को आप जंगल में छोड़ दें, उसे क्या पता क्या खाना है, वो कुछ भी खा जाएगा, कुत्ते भी खाएगा, वो बिल्ले भी खाएगा। लेकिन हम माजी की तरफ जाते हैं, पास्ट में जब हम जाते हैं, अगर ये जंगली इंसान होता तो चाइना वाले जो कुछ आज खा रहे हैं, ये हजारों साल पहले भी वही कुछ खा रहा होता। जबकि हजारों साल पहले इंसानों की खुराकें ऐसी नहीं थी। समझते हो कि नहीं समझते? आज यूरोपियन अक़वाम खिंजीर खाती हैं, लेकिन आप हिस्ट्री देखें, ये हमेशा से नहीं खाते आ रहे। वर्ल्ड वॉर में जब कहत पड़े हैं लोगों की, यानी जान से हाथ धो बैठने लगे, तो इनके पादरियों ने फतवा दिया कि जरूरत में खिंजीर खाने की इजाजत है। शुरू में जरूरत थी, उसके बाद टेस्ट गेन हो गया। क्या खाना शुरू कर दिया? खिंजीर खाना शुरू कर दिया, सूअर खाना शुरू कर दिया। ईसाइयों का माजी उठा के देखो, ये ज़बह करके खाया करते थे। तभी तो कुरान ने कहा है कि ईसाई का, जो मसीहियों का ज़बीहा हलाल है, क्योंकि ज़बह करते थे ना। आज करते हैं ज़बह? नहीं। तो पहले तहजीब याफ्ता हुए या अब हुए? पहले। ये मैं दलाइल इसके दे रहा हूं कि जितना माजी की तरफ जाएंगे, इंसान आपको मुहज्जब नजर आएगा। और अगर माजी में जो कौमें मुहज्जब नहीं है, वो कौमें जो पैगंबरों की तालीमात से दूर हैं, वो कौमें मुहज्जब नहीं है। तो जितना आप माजी की में जाएंगे, तो ये जो चाइना वाले खा रहे हैं ना, और सारे अभी नहीं खाते। अभी भी बहुत से चाइना के लोग कुत्तों से नफरत करते हैं कि नहीं खाने की चीज नहीं है ये। तो इनके दिल में ये कहां से आया कि ये खाना है, ये नहीं खाना है? जो अपनी असल फितरत पे रहे वो आज भी नहीं खा रहे, जो हट गए उन्होंने खाना शुरू कर दिया। तो इसलिए पता चलता है इंसान का जो माजी है वो बंदर बंदर, ये जंगल नहीं है। इंसान का माजी इंतहाई मुहज्जब इंसान, पहला इंसान आदम, वो इंतहाई मुहज्जब थे। पहली जो हमारी माँ है वो कौन है? अम्मा हव्वा, वो इंतहाई मुहज्जब थी, तभी उनकी नस्ल में तहजीब आई है। वरना कहां से सीखी इंसान ने तहजीब? और ये जो दावा है कि नहीं इंसान में जैसे तरक्की हो रही है, तहजीब बहुत आती चली जा रही है, पहले कम थी अब ज्यादा है, ये बहुत बड़ा झूठ है, ये फेक है। तरक्की और तहजीब में फर्क है। देखो, दौलत जब आती है ना, तो चेहरे पे कुछ खुशहाली आ जाती है, उसको लोग तहजीब कहते हैं। गरीब के चेहरे पे वो खुशहाली नहीं होती, उसको कहते हैं बद तहजीब। बाहर मुल्कों में दौलत है तो सड़कें भी साफ और फिटफाट, उसको हम क्या कह रहे हैं? तहजीब। ओ भाई, वो तहजीब नहीं, वो गरीब आदमी की झोपड़ी में एसी लगा दो और 4-5 मुलाजिमीन रख दो और झोपड़ी को आप शीश महल बना दो, वो भी मुहज्जब कहलाएगा। वो दौलत है, वो तो बढ़ रही है, पहले कम थी अब ज्यादा है। तहजीब में चंद चीजें हैं। अब मैं आता हूं उसी वाली मिसाल की तरफ, वो जो मुर्दे चुराया करके खाया करता था। मुझे एक बात बताओ, वो जो कब्रों से मुर्दे इकरारुल हसन ने जिसको पकड़ा था, आपका क्या ख्याल है वो मुहज्जब इंसान था? इंतहाई अखलाक से गिरी हुई हरकत
कि गोश्त किसका खा रहे हो? मुर्दों का। नए लोग बहुत सारे आ चुके हैं, मैं इसको दोबारा रिपीट कर दूं, दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर दूं इसको। एक छापा पड़ा था कि एक शख्स के घर से गोश्त निकला था मुर्दा लाशों का, जिसको वो कुकर में पका के वो भी और पूरा खानदान खाता था। आपको सुन के घिन आ रही है कि नहीं आ रही है? सोचो, हमें ये वाकया सुन के घिना, आप भी बोल रहे हो मुझसे बार बार क्यों रिपीट कर रहे हो अपनी जबान से? है भाई, नहा के आए हो आप, कितना गंदा वाकया आप रिपीट कर रहे हो, मुर्दे खाता था, मुर्दे खाता था, घिन आ रही है सुन के। सोचो, हमें सुन के घिन आ रही है, उसको खा के घिन। अच्छा, यहां कुछ लोग ना बड़े फंटर बनने की कोशिश करते हैं, देखें हो सकता है बेचारे को कोई मजबूरी हो। बस करो यार, बस करो। ऐसे लोगों को मैं कहता हूं, जब तुम मरो ना तो वसीयत करके जाना, मुझे उसको खिला देना, मजबूर है बहुत ज्यादा बेचारा। हाँ, वो भी मैंने बताया ना आपके आने से पहले। अब उसको वो इतनी घिन वाला है कि उसको बार बार रिपीट नहीं किया जा रहा। वही मुर्दों के साथ जिना करता था। अब मुझे बात बताओ, मैं दोबारा असल टॉपिक की तरफ आता हूं। आपको ये सुनते हुए घिन आ रही है, उसको खाते हुए घिन नहीं आ रही थी। हमें क्यों ये गैर शाइस्ता काम लगा, गैर अखलाकी? इसलिए कि हमें घिन आ रही है। इसलिए नहीं कि अकली लिहाज से ये गलत मालूम हो रहा है हमें। ना ना ना, कुछ चीजें अकल से साबित नहीं होती, फीलिंग से पता चलता है। फीलिंग्स, मिसाल के तौर पर कहीं गोबर पड़ा हुआ है, उसमें से बदबू आ रही है, आपने नाक यूं पकड़ी, बदबू आ रही है स्मेल। दूसरा गया, वो नाक उसके ऊपर रख के सूंघ रहा है, कह रहा है बड़े दिनों के बाद आज कुछ ढंग की चीज सूंघने को मिली है मुझे। आप उसको बोलो, यार तू लगता है कि भंगियों को भी तूने मात कर दिया यार। भंगी भी बेचारा जब गटर साफ करता है, वो भी नाक पे हाथ रखता है, बड़ा गंदा है यार। कि क्या दलील है? कह रहे खुशबू आ रही है इसमें से। आप अकल से साबित कर सकते हो? है भाई, अकल से आपने साबित किया कि नहीं, देख ये बदबू है। देख गफ्फार को बुला, वो भी कह रहे बदबू है। वो कह रहे गफ्फार भी झूठ बोल रहा है। तुम सब मिले हुए हो, डॉलर मुफ्ती हो, तुम सब क्या हो? इसको उस वाक़े से ना जोड़े, वो खत्म, टॉपिक खत्म है अभी, उसको दोबारा ना उठाए, वो टॉपिक को समेट दे। तो आजकल यही है ना, आपकी राय से जो भी इख्तलाफ करे, दरबारी है, सरकारी है, डॉलर है, फलाना है। अबे तुम तो राय का इख्तलाफ, दलील का जवाब दलील से जो, ये क्या बात है? आप कोर्ट में केस चला, 2 गवाह पेश किए, अभी छोड़ो, फिर बात लंबी हो जाएगी। खैर, तो आपने को स्मेल आ रही है, उसको स्मेल नहीं आ रही। आपने साइंसदान बिठा दिया, बे बदबू है। वो कह रहे हैं साइंस से साबित करो। साइंस से कौन साबित करेगा? साइंसदानों ने मशीनें लेकर आए, दिखा दिया जरासीम है, देखो ये जर्म्स नजर आ रहे हैं इसके गोबर के अंदर, ये इनकी स्मेल है। क्या वो दही में भी तो जरासीम होते हैं, बैक्टीरिया तो उसमें भी होते हैं, फिर वो भी बदबू है। तो फिर साइंसदान जापान से स्पेशल बायर साइंसदान मंगवाया आपने कहा, जापानियों ने कहा देखो दही के जो बैक्टीरिया हैं वो फायदेमंद बैक्टीरिया हैं, ये जो बैक्टीरिया हैं ये गंदे हैं। तो आप क्या कहोगे? यही तो साबित करो कि गंदे हैं कि नहीं है। दोनों बैक्टीरिया हैं, दोनों की शक्ल एक जैसी और नाक नक्श बिल्कुल एक जैसे, तड़पने और फड़कने का स्टाइल एक जैसा। खुदा की कसम कयामत आ जाएगी, आप ये साबित नहीं कर पाओगे कि ये गंदा है। आप बोलोगे इसके लिए जरूरी है कि पहले खुद साफ हो। नाक में जो सूंघने के सॉफ्टवेयर हैं वो चेंज करवा तू अपने, तेरे उल्टे डल गए हैं, तो ये रिपेयरिंग से ठीक होने वाला बंदा नहीं है। तो खूब समझ लो, इससे हमें पता चलता है जिस इंसान की तरबियत हुई भी हो ना, उसको सफाई के माहौल में रखा जाए, उसको खुशबुओं के माहौल में रखा जाए, तो जितना अच्छे माहौल में रखा जाएगा उसको बदबू उतनी ज्यादा महसूस होगी, और जिसको जितना गंदे माहौल में रखा जाएगा उसको बदबू उतनी कम महसूस होगी। कोई खानदानी आदमी हो जो हमेशा ऊद की धुनियों में रहा हो, आप जाए ना सऊदी अरब में जो रॉयल फैमिली और मस्कत में जाएं, जब आप उनके घरों में ओहो हो ऐसी खुशबू, अरबियों में एक आदत है, बाप आके बैठते हैं तो आपके जुब्बे में भी खुशबू डालते हैं, वो धुनी ऊद की।
जब मैं ये बात करता हूं ना, लोग आके मुझ पे भी स्प्रे छिड़कना शुरू कर देते हैं। खुदा के लिए ये अल्कोहलिक स्प्रे से जान छुड़ाओ। खुद नहीं छुड़ाते, मेरी तो छुड़ा दो। मैं नहीं लगाता ये अल्कोहलिक, बिल्कुल ऐसा दिमाग में। वही बात है, बदजौकी है, बदजौकी। क्या बोलूं मैं ज्यादा, क्योंकि बहुत से लोग स्प्रे इस्तेमाल करते हैं, वो नाराज होंगे। खुशबू जो है ना, खुशबू ऑर्गेनिक अच्छी होती है, उससे दिमाग खराब नहीं होता, सुकून मिलता है। जो आजकल अल्कोहलिक खुशबू आ रही है, जायज है ये भी, लेकिन ये बस जिन लोगों को ज्यादा जौक नहीं है उनको अच्छा लगता है ये। जो जरा अच्छा जौक रखते हैं, 4 शादियों को जौक, अस्तगफिरुल्लाह, यानी उनका लिए नहीं है। उनको ओरिजिनल ऊद अच्छी लगती है, लेकिन ओरिजिनल हो। आजकल ओरिजिनल भी जब कोई दे रहा होता है तो मैं कब कपा रहा होता हूँ, मुझे पता होता है ये ओरिजिनल नहीं होगी। खैर मैं ले लेता हूँ, किसी और को पार्सल कर देता हूँ। दूसरे नंबर पे खस है। अच्छा, मुझे खुशबू का हदिया ना किया करें, क्योंकि जैसे ही कोई मुझे खुशबू देता है मैं पार्सल कर देता हूँ उसको आगे। खुशबू मैं खुद अपनी मर्जी से, कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो इंसान अपनी मर्जी की रखता है, वो दूसरों की मर्जी की होती नहीं है। तो खस है, अंबर है, ओरिजिनल हो कहीं से। इसी तरह ये है एक और खुशबू, ऊद ओरिजिनल। सबसे बेहतरीन तो ऊद की धुनी है। धुआं नहीं होता ऊद का, लकड़ी जलती, क्या मजा आता है यार। तो अरबों में आदत होती है कि जब भी जाके बैठते हैं वो धुनी आपके जुब्बे के नीचे रखते हैं, वो धुनी ऊपर आती है, पूरा खुशबू से मुअत्तर हो जाता है। अब जिसने सारी जिंदगी ये किया हो, उसको तो मेरे भाई थोड़ी सी बदबू आप सूंघा दें वो तो बेहोश हो जाएगा। तो जितना अच्छे माहौल में टाइम गुजारा, गंदगी से उतनी नफरत ज्यादा। मैं अक्सर इस मौके पे मुझे एक वाकया याद आता है। हमारे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला बहुत सफाई सुथराई वाले थे, बहुत ज्यादा। लुधियाना से ताल्लुक था, हिंदुस्तान के लुधियाना के पंजाबी थे ना, पंजाबी बड़े बड़े चौधरी टाइप के, उस खानदान से उनका ताल्लुक था। तो बाप दादा से खानदान में बहुत सफाई चली आ रही थी, बहुत ज्यादा। और सलीका भी, सफाई के साथ साथ दूसरी चीज क्या थी, सलीका। मैं जब मदरसे गया तो मैं हैरान हो गया सलीका देख के। मैंने कहा भाई ये कैसा मदरसा है भाई। तलबा की चप्पलें लाइन से रखी हुई थी, कोई आड़ी तिरछी चप्पल नहीं, लाइन से, और चप्पलों के नीचे का जगह भी साफ, कोई एक मिट्टी का निशान नजर नहीं आता था। गमले लाइन से रखे हुए और उसमें सफाई सुथराई। नया कोई तालिब इल्म आता था ना, वो पेंडूपन दिखाता था अपना। हमें पता होता था ये मार खाएगा, मार का मतलब जबानी डांटते थे। वो क्या करता था, कुछ खाया ना, जैसे टॉफी खाई है तो पन्नी उसकी गमले में डाल दी। हमें हंसी आती थी, अबे क्या पेंडू वाली हरकत कर रहे। नया तालिब इल्म आता ना, वो उठाता और पन्नी गमले में डाल देता। हमें कहते हंसते थे, हम ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसी ट्रेनिंग कर दी थी कि भाई ये डस्टबिन में डालने की चीज है। और कुछ नए नए तलबा आते थे, वो बलगम निकाल के गमले में फायर मारते थे, जैसे थूकते थे। अब गमले में होती तो मिट्टी है, लेकिन वो थूकने के लिए नहीं होती, वो पौधे लगाने के लिए, ताकि खूबसूरत नजर आए। तो आप उसमें थूकेंगे या कोई निस्वार की पिटकी लगा के फेंकेंगे, वो तो हमें पता चल जाता था नवा आया है। ये क्या है। इस तरह कोई तालिब इल्म वॉशरूम गया और लाइट बंद नहीं की, वापस आ गया, लाइट खुली हुई है, हमें अंदाजा हो जाता था भी नया नया आया है। ये तसव्वुर नहीं था कि आप वॉशरूम से बाहर आओ और स्विच ऑफ किए बगैर बाहर आ जाओ आप। तो हजरत बहुत ज्यादा सफाई, बहुत ज्यादा। एक दिन क्या हुआ, हजरत ने वाकया बताया कि हमारे गांव में ट्रैक्टर खराब, हजरत की जमीनें थी, वहां से आमदन भी आया करती थी। तो ट्रैक्टर खराब हो गया, तो ट्रैक्टर का जो मजदूर है ना, जो ट्रैक्टर चला रहा था, वो ट्रैक्टर के नीचे लेटा, बनियान पहना हुआ था उसने, और नीचे से उस ट्रैक्टर को सही करने लगा। हजरत की नजर पड़ गई उसकी बगलों पे। वो तो बड़े नफीस तबीयत के थे। हजरत कहते हैं मुझे ऐसी कै आने लगी उसकी बगलों को देख के, जो कहते हैं अफ्रीका के जंगलात नजर आए मुझे, अफ्रीका के और अमेज़न के जंगलात। हजरत कहते हैं फिर मैं बहुत गहराई में चला गया ना, क्योंकि ऐसा मंजर हजरत ने कभी जिंदगी में देखा नहीं था। तो मुझे ऐसा लगा जैसे इसमें खटमल और जुए कबड्डी खेल रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं था, लेकिन हजरत का दिमाग, क्योंकि कभी देखा नहीं ना ये मंजर, इतनी गंदगी कि बगले के बाल इतने बड़े हुए हैं। एक दफा मेरे साथ भी ऐसा हुआ, किसी गोरे के मुल्क में ना, मैंने जूते खरीदने थे, हमने कहा यार ये 2 बंदे खड़े हुए थे, वो दोनों ने जब हाथ यूं किया तो मैं 180 पे घूमा हूं ऐसे करके।
यार एक के नहीं होते दूसरे के होते, आदमी कहता है चलो वो भूल गया होगा, इनके यहाँ जुम्मा तो होता नहीं है तो चलो क्रिसमस के मौके पे कर लिया होगा। तो वो जब टन ऐसे जब उन्होंने यूं किया ना, मुझे लगा जब से पैदा हुए हैं आज तक सारे गोरे ऐसे नहीं होते, कुछ साफ सुथरे भी होते, लेकिन वो ऐसे थे। कोई मैंने कहा कोई समझाने वाला नहीं है यार। खैर हम तो घूमे टन मारे, हमने कहा भाई मैं जूते खरीदता ही नहीं, जब भी मैं जूते पहनूंगा मुझे वो मंजर दिमाग में आए। खैर तो मैं यह कर रहा था कि गंदगी में अगर कोई रहा हो तो उसे गोबर की बदबू या गंदगी कम महसूस होगी, ऐसा ही है ना। वैसे गोबर में वो वाली बदबू नहीं होती जो बहुत ज्यादा घिन आए, क्योंकि ये जानवर अल्लाह ने इंसानों के लिए पैदा किए पालने के लिए, तो इनकी लीद में उस दर्जे की स्मेल नहीं होती। ज्यादा जो बदबू और गंदगी होती है वो होती है कुत्ते बिल्लियों के पेशाब में। जो लोग घरों में कुत्ते पालते हैं उनके घर में बदबू आती है, वो बड़ी गलीज बदबू होती है, वो सेहत के लिए भी बहुत नुकसानदेह है। इसलिए कुत्ते बिल्ले मत पाला करो घरों के अंदर। बिल्ली अगर पालनी भी है तो उसको पूरा सफाई सुथराई का ख्याल किया करें। हमारे एक बुजुर्ग आते हैं, उनके बच्चों ने घरों में बिल्लियां पाल पाल के ऐसा गंद मिचाया है। अब्बा को तो पहले पाल लो मेरे भाई, उसके बाद बिल्ली है। अब्बा परेशान है, नाराज है, उसके ख्याल नहीं है। खैर हलाल जानवर पाला करें, हलाल जानवर, बकरियां पालें, मुर्गियां पालें, गाय पालें, भैंस पालें, इनमें बरकत है। ऊंट की तो जगह नहीं है हमारी सोसाइटी में, वरना मैं ऊंट को भी बोलता कि ऊंट भी पाले। इनमें बरकत रखी अल्लाह ताला ने। आजकल तो इंटरनेट पे ऐसे बेहतरीन तरीके आए हुए हैं छतों पे बकरियां पालने के, सफाई भी रहेगी, बहुत टेक्नोलॉजी ने। मैं बाहर मुल्कों में गया हूं, गोरों के पालने के तरीके देख के हैरान हो गया। अब छतों पे भी पाल सकते हैं। एक फट्टा लगाएं, वो पूरा ऑर्डर होता है उसका। मैं किसी कंपनी की मशहूरी के लिए यहाँ नहीं बैठा, लेकिन आप नेट पे सर्च करेंगे ना, ऐसे केज बनते हैं फाइबर की, वो बिछती है, उसके ऊपर बकरियों की मेंगनियां पेशाब सारा नीचे जाता है। नीचे स्लेब में एक शीटें लगी हुई होती हैं, तो वो सारा नीचे जाके इधर एक नाली में आके गिरता है, और वो सारा नीचे रखते हैं, कोई चीज वहां आके गिरता रहेगा। 24 घंटे में एक दफा उठा के उसको, या डायरेक्ट गटर लाइन से भी जोड़ सकते हैं आप उसको, सीवरेज लाइन से भी जोड़ सकते हैं, पेशाब वगैरह सब एक तरफ चला जाएगा। तो बहुत सफाई के साथ अगर थोड़ी सी खोपड़ी इस्तेमाल करें, इससे फायदा पता है क्या होगा? नंबर 1, अंबिया की जिंदगी के आपकी जिंदगी ज्यादा करीब हो जाएगी, समझ रहे हो? नंबर 2, हदीस में आता है बकरियों वालों में तवाज़ो होती है, तो आपके अंदर जानवर पालने वाले में तकब्बुर, बोलो बोलते क्यों नहीं होता, क्योंकि आप बकरी के साथ जब सेल्फी लोगे ना, तो जहां रिश्ता भेजा हुआ था वो टूट जाएगा आपका। मेरे साथ एक दफा ऐसा हुआ है कि मैंने एक जगह पैगाम में निकाह भेजा, तो उन्होंने बोले तो सुना बकरी चराता है। मैं असर के बाद अपनी बकरियां लेके निकला करता था यहाँ, और डंडा मेरे हाथ में होता था। अब भी मेरा दिल चाहता है, लेकिन सिक्योरिटी की वजह से नहीं निकल पाता, वरना मैं अभी भी ये काम करता। इतना मजा आता है इस काम में, बकरियां लेके निकलो ना, 1 घंटा रखो, ये सारा दिन ये काम नहीं, और भी दुनिया में काम है। लेकिन ये जो एंटरटेनमेंट है ना आपकी मोबाइल पे बैठे हुए, या ड्रामे फिल्में, इससे खुदा की कसम ये करोड़ा गुना बेहतर है। इतना मजा आता है बकरियां पालने में। मेरे पास एक टेडी बकरी थी, बिल्कुल गोल मटोल सी, उसके 3 पिद्दे से गोल से बच्चे। मैं असर के बाद उस बकरी को लेके, ये लोग गवाए जब मैंने ये बकरियां चराई हैं, महल्ले वालों को पता है, मैं लेके निकलता था इधर उधर। उसके बाद जब मगरिब का टाइम होता था ना, बकरी जैसे अलग है, बच्चे अलग हैं, तो मगरिब के टाइम पे बकरी ने एक सीटी मारनी होती थी बच्चों को खबरदार करने के लिए कि ऑफिस टाइम खत्म, घर चलो। वो एक खास किस्म की आवाज निकालती थी, और जो उसके बच्चे इधर उधर गुम हुए होते थे, ऐसे फुदकते उछलते, कलाबाजियां खाते, गिरते पड़ते, माँ के पास आते कि मगरिब का टाइम हो गया है, चलो। मैं कहता था ऐसा तो हमारे बच्चे नहीं सुनते। ये चीजें जहनी सुकून का जरिया बनती है। नेचर के जितना करीब रहोगे, तकब्बुर भी पैदा नहीं होगा, खुश भी रहोगे, और जितना मसनूई जिंदगी में आओगे, तकब्बुर भी पैदा होगा, डिप्रेशन से मर जाओगे किसी दिन, ब्रेन हेमरेज से, दिमाग फट जाएगा। हर वक्त नाक में मक्खी बिठा के रखना है, ऑफिस में 3 पीस सूट टाई में, और ये कर ले, वो नहीं कर, इधर जा उधर जा, हर वक्त जो है ना, ये नाक में मक्खी बिठा के रखने वाले लोग ये खुद ही टेंशन से मर जाते हैं। तो मुझे लोग कहते थे यार आप शादियां भी कर रहे हो, ये एक दफा हुआ है रिश्ता मैंने भेजा, उन्होंने बोले तो सुना है बकरी चरा रहा होता। मैंने कहा क्या मैंने कहा हमारा शौक है, चरा रहे हैं, क्या जा रहे हैं। एक दफा एक साहब मिलने के लिए आए, तो बकरी का जो केज था उसमें मैं मिट्टी उठा के ना उसको साफ सफाई कर रहा था, और मिट्टी में पूरा लदा हुआ था।
अब पता नहीं उन्होंने मेरे बारे में अच्छा सोचा बुरा सोचा, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। जो भी सोचा हमें उसकी परवाह नहीं है। ऐसा ही एक मंजर एक साहब ने देखा, वो कहने लगे मैं तो उसको बड़ा पढ़ा लिखा समझ रहा था, तो मुलाकात किए बगैर ही चले गए। मुलाकात किए बगैर ही चले गए। कोई बात नहीं, चलता है यार, फिर भी हो ही गई ना। क्या फिर भी हो ही गई। मैं ये नहीं कह रहा कि आप धोती बनियान पहन के सारा दिन बकरियां चराते रहें। हर आदमी का अपनी एक काम होता है, उसको फोकस करें। थोड़ा सा टाइम किसको दे दें? इंसान को तफरी के लिए टाइम चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वो जो तफरी का थोड़ा सा टाइम है ना, वो ऊट पटांग कामों के बजाय जानवर पालने में लगा। और अगर आपके पास जगह नहीं है तो इंटरनेट पे सर्च करें, लोगों ने अपनी छतों पे बड़े खूबसूरत केज बनाए हुए हैं, छतों पे भी देसी स्टाइल। मगर आपके पास केज बनाने के पैसे नहीं है तो नेट पे आप लिखें बगैर पैसों के कैसे केज बनाया जाता है। हर चीज इंटरनेट पे पड़ी हुई है भाई, सिवाय बीवी को काबू करने का तरीका। इसके अलावा दुनिया की हर चीज किस पे है? इंटरनेट पे मौजूद है। ससुराल को सही करने का तरीका नहीं है। दामाद इंसान का बच्चा नहीं बन रहा, उसको इंसान का बच्चा बनाने का तरीका इंटरनेट पे मौजूद नहीं है। लेकिन बाकी हर चीज आपको गूगल पे मिलेगी। गूगल बताएगा, 10 तरीके आ जाएंगे जो आपके लिए सूटेबल हो, आप उसको इख्तियार करो। मैं अमेरिका में गया, मैंने वहां, अच्छा अमेरिका में जो लोग रहते हैं अक्सर मुलाजिमीन का रिवाज नहीं है। यहाँ जिनके 20-20 मुलाजिमीन थे ना, वो वहां जाके सारे काम खुद कर रहे होते हैं। अच्छा, इससे खुश रहते हैं वो। ये कोई तौहीन की बात नहीं है। मैंने वो इंटरनेट पे व्लॉग बनाया था ना कि हमारे दोस्त ने पूरा केज अपने मुबारक हाथों से बनाया, ठीक है ना। हालांकि वो इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो, लेकिन पूरा केज उसने नेट पे सर्च कर करके अपने हाथ से बनाया। इतना खूबसूरत सिस्टम, उसमें छोटी सी सोलर प्लेट लगा दी, वो सूरज की रोशनी से चार्ज होती है। शाम के वक्त केज का दरवाजा खुद ही बंद होता है, सुबह के वक्त खुद ब खुद खुल जाता है। ऐसा टेक्निकल सिस्टम बनाया। मैंने कहा वाह भाई, तो बच्चों को ये वाली एक्टिविटी दो, वरना वो क्या मोटू पतलू देख देख के ना पागल हो जाएंगे, बावले हो जाएंगे। हो गए हैं, हो क्या जाएंगे। इतनी बीमारियां बच्चों में, दिमागी बीमारियां आ गई हैं क्योंकि बच्चों की लाइफ अब नेचुरल रही नहीं है। हमारे बचपन में और यहाँ जो बड़े लोग बैठे हुए हैं उनके बचपन में और आज के बच्चों के बचपन में जमीन आसमान का फर्क है। पहले बच्चे खेलते थे, हंसते खेलते, उधर भागे उधर शरारत। तरावियों में जो बच्चों के मजे होते थे, तरावियों में जो पीछे शरारतें बच्चों की होती थी, ऐसा ना बच्चे शुरू करते हैं वो शरारतें हैं, वो अलग चीजें होती थी। सब भागम दौड़म, और जब सलाम फेरने का टाइम आया सारे शरीफ बनके ऐसे बैठ जाते थे जैसे सारी सकीनत इन्हीं पे नाजिल हुई है। आप बच्चों की वो जिंदगी खत्म, उनको भी रोबोट बनाया हुआ है बिल्कुल। न कीचड़ में खेलते हैं, न मिट्टी में खेलते हैं। हमने तो भाई एक कच्ची मिट्टी की इतनी गाड़ियां बनाई हैं, इतनी गाड़ियां बनाई हैं। मिट्टी, हम जाया करते थे दोस्तों के साथ, मिट्टी लेकर आते थे, उसको गारा बना के मुख्तलिफ डिजाइन की गाड़ियां बनाते, फिर उनके टकराव का मुकाबला करते। एम्बुलेंस बनाते थे, उसके ऊपर हम रोज जो लगाते थे ना, उसको हम टीनी नाना कहते थे। टीनी नाना, वो नहीं एम्बुलेंस बचती है, मिट्टी की एम्बुलेंस बना के उसके ऊपर हम एक रखते थे, उसको हम कहते थे टीनी नाना, जो सायरन होता है। तो जब हम गाड़ियों के टकराव का मुकाबला करते थे, सबसे पहले वो टीनी नाना टूटता था। इसका टीनी नाना टूट गया, ये लफ्ज अभी तक हमें याद है। टीनी नाना, वो नहीं सायरन बज रहा होता, इसका नाम था टीनी नाना। तो ये सारी खुशियां बच्चों से हमने छीन ली, स्क्रीन पे ले जाके बैठा दिया। मोटू पतलू देख रहा है, कभी वो मोटू पतलू की बातें तो सुनो, पागलों वाली बातें, तमीज से मुंह से। आप बच्चे से टेढ़े स्टाइल में बात करोगे ना, बच्चा टेढ़ी बातें शुरू कर देगा। एक डॉक्टर की एक क्लिप मैंने देखा, उसने बिल्कुल सही कहा। नीचे लोगों ने डॉक्टर को बड़ी गालियां दी हुई थी, गलत दी हैं गालियां, वो डॉक्टर ने सही बात की है। उस डॉक्टर ने कहा कि बच्चों से तोतली जबान में बात मत किया करो, तोतले हो जाते हैं कमबख्त। हकीकत है ये, मेरा तजर्बा है। किसी बच्चे से ज्यादा तोतली बोलते रहो ना, वो फिर सही बोलता ही नहीं है। थोड़ा बहुत तो चलता है प्यार में, लेकिन तोतला बोलते रहोगे वो तोतला ही ना हो जाए कहीं। तो बच्चे जब कार्टून देखते हैं तो उसमें जो स्टाइल देखते हैं, उनका छिछोरा सा स्टाइल और आड़ा तिरछा, वही सीख रहे होते हैं। अजीब, माँ बाप कहते हैं पता नहीं किस पे गया है। माँ कहती कम से कम मुझ पे तो नहीं गया। वो सबसे पहले अपने आप को महफूज करती है। हमारे खानदान में तो कोई ऐसा नहीं गुजरा, मुझ पे तो नहीं गया ये। खैर, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। दाएं बाएं क़याम ताम बहुत ज्यादा होता रहता है। तो
मैं ऐसा कर रहा था कि देखो वो जो मुर्दा लाशें खाया करता था उसको घिन आ रही थी? बोलो नहीं आ रही थी। क्यों नहीं आ रही थी? क्या वो नेक शरीफ शुरफा सफाई पसंद इंसान था? ना ना ना, उसको गंदगी की आदत पड़ गई थी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर वही आदमी जो मुर्दा लाशें खाता है और इकरारुल हसन ने उसके घर में छापा मारा और एक हाथ वहां से निकला, एक हाथ वहां से निकला, अल्लाह माफ फरमाए किडनी किसी का वहां पड़ा हुआ है, एक अजीब कीड़े वीड़े चल रहे हैं, ये मंजर ना होता, वो जरा पढ़ा लिखा होता, जदीद तहजीब से आशना होता, PhD स्कॉलर होता, कोई साइंटिस्ट होता, रॉकेट में बैठ के आसमानों की सैर करने वाला, तो फिर वो और आदत उसको पड़ जाती यही गंदा खाने की, फिर वो खाता जरा तमीज से। सबसे पहले तो वो डॉक्टरों की टीम लेके जाता कब्रिस्तान, कब्र को बहुत तमीज से खोदता, मुर्दे को निकालते ही फ्रीजर में डाल दिया जाता ताकि खराब ना हो। पहले रिसर्च होती है, ताजा वाला मुर्दा चाहिए, पुराना वाला बोलो नहीं चाहिए, इसको ले आए। अब ये है जदीद तालीम और तहजीब, यानी बहुत से गंदे काम हमारी सोसाइटी में हो रहे हैं, लेकिन चूंकि पढ़े लिखे लोग पढ़े लिखे तरीके से कर रहे हैं, तो बद तहजीब होने के बावजूद हमने उनको क्या कहना शुरू कर दिया? बात तहजीब और तहजीब याफ्ता। तो वो क्या करते कि उसको लेके जाते, फिर वो मशीनों में कटता और ऐसे चांपे निकल के अलग, और बहुत ही खूबसूरत पैकिंग में उनके घर में डीप फ्रीजर में ये पुट का गोश्त है, मैं इंग्लिश में लिखा होता हूं, उर्दू में नहीं, ये लेग पीस है, ये जमशेद का बायां वाला घुटना है, क्योंकि वो पाए ज्यादा खाता था लिहाजा उसके घुटने में भी ताकत उसी हिसाब से होगी। क्या ख्याल है? बड़ी तमीज से खूबसूरत पैकिंग में रख के उसको फिर वो जब पकाने के लिए भी एक सिस्टम होता, और कोई घर में स्मेल नहीं होती, और डेटॉल वेटॉल के रोजाना छिड़काव भी होता रहता, और फिर 3 पीस सूट और टाई में बड़ी तमीज से मेज कुर्सी पे छुरी और कांटों के साथ लोग खा रहे होते, और ऐसे में इकरारुल हसन का छापा पड़ता। तो इकरारुल हसन ने बदनाम होना था, उन लोगों ने बदनाम नहीं होना था। क्या ख्याल है भाई? गलत तो नहीं कह रहा? मुझे लग रहा है मैं समझा नहीं पा रहा अपनी बात। इससे पता चलता है काम वही हो रहा है जो अब हो रहा है, लेकिन पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं तो उनका स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये जो आज दुनिया तरक्की और तहजीब की बातें कर रही है, खुदा की कसम तहजीब खत्म हो रही है इंसानियत में। पहले ज्यादा मुहज्जब लोग थे, लेकिन उस बद तहजीबी पे साइंसी तरक्की का लुबादा और दौलत और ये जो डेवलपमेंट हुई है, ये अब इस शीरे में डबो के उस बद तहजीबी को पेश किया जा रहा है, तो वो लग नहीं रही है बद तहजीबी। वही लतीफा याद आ रहा है कि बात चीजों को पेश ऐसे किया जाता है कि गंदी होके भी क्या लग रही होती हैं, अच्छी। एक लतीफा बार बार सुना चुका हूं, लेकिन इस मौके पे अगर नहीं सुनाया तो फिर वो मजा नहीं आएगा। वो बिल्कुल ये लतीफा जो मैं बता रहा हूं ना, उस दावे को साबित कर देगा। वो मैं बताता हूं ना, अक्सर दो आदमी, दोनों की एक ने दूसरे से पूछा तेरी घर में कैसी गुजर रही है, घर में तेरी कैसी गुजर रही है। उसने कहा मैं जब सुबह उठता हूं तो तेरी भाभी सो रही होती है, तो मैं उसको उठाना मुनासिब नहीं समझता, तो इसलिए चाय मैं खुद ही बना लेता हूं। और जब मैं कहता हूं चाय बना लिया तो पराठा भी बना ही लो, क्या जा रहा है यार, चाय के लिए नहीं उठाया तो पराठे के लिए क्या उठाना। जब वो है तो मैं कहता हूं 2 अंडे भी फ्राई कर लो, क्या जा रहा है। तो इसलिए मैं ये कर लेता हूं, खुद ही कर लेता हूं। और जब मैं कहता हूं यार जब बना ही रहा हूं तो तेरी भाभी के लिए भी 1 कप ज्यादा डाल दूं उसमें, उसके लिए भी बना दो। अब 1 पराठा बन रहा है तो 2 बन जाएंगे, तो उसका नाश्ता भी मैं ही बना देता हूं। ये लतीफा बराए लतीफा नहीं है यार, समझ रहे हो? ये सिर्फ लतीफा नहीं है, इसमें बहुत से असबाब छुपे हुए। कह रहे उसके बाद मैं ऑफिस जाता हूं, तो शाम को जब मैं ऑफिस से आता हूं तो चाय तो तुझे पता है मैं अपनी हाथ की पीता हूं, लिहाजा मैं चाय खुद बना लेता हूं। जहां तक डिनर का मसला है तो मैं कहता हूं यार सारे काम मैंने आज दिन में खुद ही कर लिए, तो चलो रात का खाना भी मैं खुद ही बना लूं, और जब बना ही रहा हूं तो 2 रोटी ज्यादा बना लूं। फिर जब रात को सोने की बारी आती है मैं कहता हूं यार जब सारे काम घर के मैंने खुद ही कर लिए तो बर्तन धोने में क्या रह गया, हाथी निकल गया तुम रह गई। कहते हैं ना हाथी निकल गया तुम रह गई, तो क्या तेरी भाभी को तकलीफ देना, तो वो भी मैं खुद ही धो लेता हूं। तू सुना तेरी कैसी गुजर रही है। उसने कहा मेरी भी कुत्ते की तरह गुजर रही है जैसी तेरी गुजर रही है, लेकिन मुझे ऐसे बयान करना नहीं आता जैसे तुझे आता।
घर में इज्जत मेरी भी ऐसा ही है, लेकिन मुझे ऐसे बयान करना नहीं आता। इससे पता चलता है बहुत सी बेइज्जतियों को बयान ऐसे किया जाता है कि वो इज्जत लगने लगती है। आज दुनिया मादा परस्ती, जिस मादा परस्ती से गुजर रही है ना, जो खास तौर पे तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, उनमें तहजीब वहजीब गई तेल लेने। समझ रहे हो? कोई तहजीब नहीं है, सिर्फ दौलत और उस तरक्की ने उस बद तहजीबी को पेश ऐसे किया है कि वो बड़ी जबरदस्त तहजीब लग रही है। सिवाय दो चार चीजों के, वो जो कानून ने मजबूत कर लिया, वो जो करप्शन ना हो वगैरह वगैरह, इस टाइप की चीजें। मैं आपसे सवाल करता हूं, अगर दुनिया में तहजीब बढ़ रही है तो तलाक का रेशो क्यों बढ़ रहा है? पहले तलाकें इतनी होती थी? बोलो, आज बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रहा रेशो? तलाक का रेशो बढ़ना इसकी अलामत है कि मर्द में भी बर्दाश्त खत्म, औरत में भी बर्दाश्त खत्म। बताओ, बर्दाश्त वाला आदमी मुहज्जब होता है या अदम बर्दाश्त से काम लेने वाला मुहज्जब होता है? बताओ मुझे। जो अदम बर्दाश्त, जिनमें बर्दाश्त ना हो, ये बदतहजीबे होते हैं, ये बदतहजीबे होते हैं। इतने तलाकों के केसेस आ रहे हैं ना, आदमी कहता है यार इतनी शादियां नहीं हो रही कमबख्तो जितनी तलाकें हो रही हैं। अभी एक वकील आए थे, मैंने पॉडकास्ट की उनके साथ, वो बहुत अच्छी आवाज उठा रहे हैं अदालती खुला की, ये जो नाजायज खुला इसके खिलाफ। मैंने उनको बुलाया, पॉडकास्ट हुई, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। उस बंदे ने जो रिपोर्टें बताई, लाहौर में एक हफ्ते में कितने खुला के और तलाकों के केसेस फाइल हुए हैं। मैंने कहा भाई इतने तो लाहौर में निकाह नहीं हुए होंगे। इसका मतलब आज का इंसान बदतहजीबी की उरूज पर है। हमारे बाप दादा इतने बदतहजीबे नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन मुहज्जब थे। आज तालीम है, तहजीब खत्म, बर्दाश्त नहीं है। पहले मशहूर था डोली आई है खटोली निकलेगी, था या नहीं था? अब तो मेरे भाई अभी रुखसती हुई नहीं तलाकें। पहले ना औरत में बर्दाश्त है ना मर्द में बर्दाश्त है। बर्दाश्त मर्द में भी नहीं है, औरत में भी नहीं है, लेकिन मर्द को कोई बीवी के खिलाफ वरगला नहीं रहा। औरतों को तो शोहरों के खिलाफ वरगलाने की मुहिम चल रही है, और मुहिम चलाने वाले कौन है? तहजीब याफ्ता कौमें। वहां की एनजीओज आती हैं फेमिनिज्म के नाम पे, फेमिनिस्ट औरतें, जिनको वहां से करोड़ों अरबों रुपए मिलते हैं कि औरत को बाप का बागी बनाओ, औरत को भाई का बागी बनाओ, औरत को शोहर का बागी बनाओ। हर मर्द से उसको बगावत पे उकसाओ ताकि मर्द और औरत का टूटा फूटा जो रिलेशन बाकी रह गया उसकी भी ऐसी की तैसी हो जाए। ये बदतहजीबी कौन फैला रहा है? वो कौमें जो तहजीब की ठेकेदार हैं। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात। और आप देख लो इन डॉक्टरों को, प्रोफेसरों को, आज का इंसान बड़ा मुहज्जब है, ठिश मार रहे होंगे बैठ के। कमबख्त तो इतना मुहज्जब है, तेरी बीवी क्यों भागी? या कोई खातून ऐसे ठिश कर रही होंगी, तेरे बच्चे क्यों नहीं है? तुझे बच्चे नहीं पैदा किए जा रहे, टेंशन है। इतनी टेंशन उठाने के लिए तैयार नहीं है अगली नस्ल के लिए, और हमें एजुकेट कर रही हैं। क्या है असल में बर्दाश्त? ऐसे बयान आ रहे होते हैं, मैं देखता हूं ना यूट्यूब पे। एक्चुअली इंसान जो है ना, बर्दाश्त होनी चाहिए, आप दूसरे की बात का तहम्मुल पैदा करें, बर्दाश्त। ऐसे इंग्लिश ठिश मारी। तुम्हारे बर्दाश्त तुम हमें बर्दाश्त सिखा रहे हो। तुम्हारा खानदानी निजाम इस आदम बर्दाश्त की वजह से तबाह हो गया। ना बाप माँ की सुनता है, ना माँ बेटे की सुनता है, ना माँ औलाद की सुनती है, ना औलाद माँ बाप की सुनती है, ना भाई बहन की, ना बहन भाई का, कुछ भी नहीं। इंडिविजुअलिज्म, सब अकेले। बर्दाश्त कहां गई भाई मार्केट में? खानदानी निजाम इस आदम बर्दाश्त की वजह से तबाह बर्बाद हो गया। इसका मतलब इंसान बदतहजीबी की तरफ जा रहा है। पहले शराब के बगैर लोग गम बर्दाश्त कर लेते थे कि नहीं कर लेते थे? बोलो। बड़े बड़े गम आते। मेरी दादी अल्लाह मगफिरत फरमाए, वैसे तो 85 से ऊपर साल की उम्र में फौत हुई है, लेकिन मेरा ख्याल है 80 के बाद उन्होंने बताना छोड़ दिया था, क्योंकि मैं 5 साल से देख रहा था 80 ही की थी वो। अल्लाह मगफिरत फरमाए। पुराने जमाने की दादियां जाहिर है बुढ़ापे में आप सभी कमजोर हो जाते। उन्होंने मुझे बताया मेरे 11 बच्चे पैदा होने के बाद इंतकाल हुआ है, और बाज बच्चे 4-4, 5-5 साल की उम्र को पहुंच के फौत हुए। पहले जमाने में चूंकि ये वैक्सीन भी नहीं थी और बीमारियों के ऐसे इलाज नहीं थे, तो बच्चों में डेथ रेशो ज्यादा था। अभी मेरा कहीं पोलियो पे मुझे वो डीसी ने बुलाया कि आप थोड़ा सा, एक इलाके में काफी मुखालफत हो रही थी,
कि वो ना बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिला रहे थे। तो डिप्टी कमिश्नर मेरे पास आए कि यार आपकी बात लोग सुनते हैं, आप जाएं उनको तरगीब दें, पिला दो ताकि बच जाओ। मैं चला गया, मैंने उनको तरगीब दी, अल्हम्दुलिल्लाह इलाके वालों ने पिला दी है। वो मेरा क्लिप गया है तो नीचे डॉलर मुफ्ती, अमरीकी मुफ्ती। कोई तुम्हारी नस्लों को पोलियो से, मेरा तो कोई 1 रुपया भी नहीं मिला डीसी की तरफ से। लोगों ने मुझे कहा कि डिप्टी कमिश्नर से कुछ काम ले लें। मैंने कहा अगर मैंने काम ले लिया ना तो मेरा ये काम का जो इखलास था उस पर एक सवालिया निशान हो जाएगा। जो जिससे मैं काम ले सकता हूं उससे काम नहीं लिया मैंने। और नीचे कमेंट्स देखो, ये पैसा आ रहा है इसके पास। हम तुम्हारे फायदे के लिए बात कर रहे हैं। साइंसी तरक्की एक हकीकत है, उसका इनकार नहीं हो सकता। पोलियो पूरी दुनिया से खत्म हो गया है सिवाय अफगानिस्तान और पाकिस्तान, क्योंकि यहां मुखालफत बहुत हो रही है, नहीं पिलाते अपने बच्चों को। पिला लो मेरे भाई, तुम ये पैनाडोल अंग्रेजों की बनी हुई खा रहे हो, इंसुलिन के टीके शुगर के मरीज ठोक रहे हैं, ये क्या तहज्जुद गुजार ये रेवंड वालों ने बनाए हैं? अल्लाह हाजी अब्दुल वहाब साहब की मग़फ़िरत फरमाए, क्या उन्होंने ये इजाद किया है? पंखे तुम ये कोई जापानी कंपनी का होगा, गाड़ी कोई, सिर्फ एक पोलियो में आके कहते हैं यहूदियों की साजिश है, जबकि यहूदी अपने बच्चों को भी पिला रहे हैं, सारे अमेरिकन पिला रहे हैं। यही एक शामत आई भी। बार बार मैं तभी कहता हूं जिसकी जो फील्ड है ना वो उसमें घुसे। मेडिकल साइंस मौलवियों की फील्ड नहीं है। देखो तहजीब मेरी फील्ड है, इसलिए मैं उस पर बयान कर रहा हूं। अगर मैं पैराडोल के बयान शुरू कर दूं यहां बैठ के, पैराडोल में ये होता है, आप बोलो भाई मुझसे क्लिनिक खुली हुई, वहां जाकर हम डॉक्टर से पूछ लेंगे, आपसे जो हम सीखने आए हमें वो सिखाओ। शादियों पे भी मैं इसलिए बयान करता हूं कि शादी का ताल्लुक तहजीब से है। जिस कौम में निकाह का रिवाज खत्म हुआ, गधे घोड़ों वाली जिंदगी होगी। मजहब का टॉपिक तहजीब है, इसलिए मजहब उसी को फोकस करता है। तो पोलियो के कतरे जो है ये मजहब का टॉपिक नहीं है, ये डॉक्टरों का टॉपिक है। आप कह सकते हो फिर आप क्यों गए लोगों को तरगीब देने के लिए पोलियो पिलाओ? डॉक्टर को जाना चाहिए था। मैं इसलिए गया कि कुछ मजहबी लोगों ने ये फैला दिया है कि ये साजिश है। तो जब मजहबी लोगों की तरफ से प्रोपेगेंडा होता है तो उसका जवाब भी मजहबी लोगों की तरफ से आता है, तो लोग सुनते हैं। मैंने वो डिप्टी कमिश्नर साहब से पूछा, मैंने कहा आपको सबसे ज्यादा मुखालफत किस चीज की होती है? कहते हैं, मैंने कहा ये कितनी दफा पिलाने चाहिए? कह रहे सारी जिंदगी भी पीते रहो, कोई नुकसान नहीं है। मैंने कहा दलील? कहते हैं मैं हर चक्कर में पीता हूं। कहते हैं मैं जब किसी को कतरे पिलाऊंगा लोग कहेंगे पहले आप पी के देखो। तो कह रहे मैं तो पी के आधा हो गया हूं। यार जुल्म हो रहा है यार बेचारे के ऊपर। कह रहे जब किसी को पोलियो के कतरे पिलाने के लिए जाता हूं कहते हैं पहले आप, ताकि पता चले कोई गलत चीज। कह रहे मैं खामखा में पी रहा होता हूं बैठ के। यार मैं तो रोज ही पी रहा होता हूं। तो कुछ बातें होती हैं, प्रोपेगेंडा होता है, उसका हकीकत से ताल्लुक नहीं होता। हाँ कुछ वैक्सीन ऐसी हैं जिनके हम अभी तक नहीं उस पे हम मुतमईन। HBV के नाम से आई है जो अभी एक नहीं, उसके फेवर में हम नहीं है, क्योंकि वो उनकी सोसाइटी के लिए है, वो उनका बीमारी है, वो हमारी सोसाइटी की बीमारी नहीं है। वो गोरों की बीमारी है, उनको लगवाएं, वो हमारी बीमारी है नहीं। पोलियो तो हमारी बीमारी है, उनकी थोड़ी है। गटर के पानी वो थोड़ी पीते हैं, हम लोग पीते हैं। उनकी बीमारी नहीं है पोलियो, फिर भी पिलाई उन्होंने, हमारी है फिर भी नहीं पिला रहे। बाकी जो एक नई एक वैक्सीन आई है तो वो जो है वो हमारी बीमारी नहीं है। वो हमने जो डॉक्टरों से तहकीक की है, पूरी रिसर्च की है, उसके बाद हम उसके फेवर में नहीं है। अगर मुझे डीसी बुलाएगा, डीसी साहब बुलाएं कि इसके लिए आप फेवर में, मैं बयान नहीं दूंगा जब तक 2 और 2 4 की तरह यकीन ना हो जाए कि ये है क्या और ये किस मकसद के लिए पिलाई जा रही है। 100% इत्मीनान नहीं हो जाएगा। खैर, तो बात को मैं जल्दी से समेट के खत्म करता हूं। मैं ये कह रहा था आपसे, ये समझाना चाह रहा था आपको कि दुनिया बदतहजीबी की तरफ जा रही है। तहजीब पहले थी, अब क्या हो रही है? खत्म। हाँ तरक्की बढ़ रही है, तालीम बढ़ रही है, तो अब बदतहजीबी को तालीम और तरक्की के शीरे में डुबो के पेश किया जा रहा है, तो वो मीठी लग रही है हमें, वरना तहजीब वजीब ही तेल। तो मैं ये मिसाल दे रहा था कि पुराने जमाने में, हाँ मेरी दादी की मिसाल दे रहा था, कहती है 11 बच्चे इंतकाल हुए उनका। एक तो 6 साल की उम्र में पहुंच के, माँ को किस कदर मोहब्बत होती है 6 साल के बच्चे से। मेरी दादी ने बताया कि मेरा एक बच्चा जब खेल के आया, आते ही उसने पानी पिया और धड़ाम से गिर गया और डेथ हो गई। लेकिन सबर, कोई वावेला नहीं, समझ रहे हो? कोई साइकेट्रिस्ट की उनको जरूरत, बोलते क्यों नहीं पड़ी। कोई मेडिसिन लेने की जरूरत, बोलो इधर तवज्जो, नहीं पड़ी।
हालांकि स्कूल का तो एक जमात भी नहीं पढ़ी थी, बहती जेवर पढ़ा हुआ था, मौलाना शरीफ थानवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब। उसमें सबर वाली औरतों के फजाइल लिखे हुए थे कि एक सहाबिया के बेटे का इंतकाल हुआ तो उन्होंने सबर किया, नबी ने खुशखबरी दी कि अल्लाह तुम्हारी नस्ल में एक बेटा पैदा करेगा। एक सहाबिया के बेटे का इंतकाल हो गया, कैसा सबर किया उन्होंने, तो अल्लाह के नबी ने खुशखबरी दी, सबर के बदले में अल्लाह तुम्हें इसका मुतबादिल देगा। ये वाकयात पढ़े हुए थे उन्होंने बहती जेवर में। मेरी दादी ने अगर मेडिकल साइंस की दर्जनों किताबें पढ़ी होती और हो सकता है माहिर नफ्सियात भी बन चुकी होती, 11 बच्चों की डेथ पे ऐसा सबर नहीं हो सकता था। समझते हो कि नहीं समझते? उन्हीं दिनों में मुझे याद है जब हमारी दादी ने ये वाकया सुनाया, हमारे गली में एक वाकया हुआ, एक यंग लड़का 25-26 साल का, वो तुर्की गया पढ़ने के लिए। एक माँ बाप को एक आसरा होता है कि हमारा बेटा भी अब बाहर गया तो अब कुछ माली हालात अच्छे होंगे। उसको हार्ट अटैक हुआ, डेथ आई, डेड बॉडी आई है उसकी। मुझे याद है उनकी वालदा इंडिया की थी, वो भी कोई एजुकेटेड नहीं थी। आंसू निकल रहे हैं लेकिन अल्फाज क्या कह रही हैं, अल्लाह ये मेरे इख्तियार में नहीं है आंसू। उनको इस पे हो रहा था कि इससे मेरा अजर जाया ना हो जाए, अल्लाह नाराज ना हो कि मेरी तकदीर पे राजी नहीं हो। ये है तहजीब, इट इज कॉल्ड, बोलते क्यों नहीं, तहजीब। पहले टेंशन होती थी कोई शराब की, अब तो कॉफियों पे कॉफियां चढ़ाए जा रहे होते पागल के बच्चे। कॉफी इस तरह से पी जा रही है जैसे पता नहीं कोई, भाई क्यों अपने दिमाग के साथ खेल रहे हो? कोई काम ही नहीं होता जब तक ब्लैक कॉफी ना मिले इनको। दफ्तरों में जाके देखो, या तो कड़क चाय चाहिए हर 5 मिनट के बाद। कह रहे हैं मैं स्ट्रेस में चला जाता हूं, टेंशन में। तुझे कौन सी, तेरी तो एक बीवी भी नहीं है कमबख्त, तुझे टेंशन किस बात की है? तुझे टेंशन किस बात की है? तू क्यों कॉफियों पे कॉफियां चढ़ाए जा रहा है? हर थोड़ी देर में इनको कॉफी। अभी मैं अमेरिका गया तो वहां किसी ने बताया, मेरे ऑफिस की मीटिंग होती है, गोरे को हर थोड़ी देर में कॉफी चाहिए होती है। सारे गोरों को नहीं, उनके दफ्तर में जो काम करते थे उनको चाहिए होती है। अबे ये क्या है यार, तुम्हारा दिमाग खराब। शराब अलग पियोगे, कॉफी पे कॉफियां चढ़ाए चले जाओगे।